क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके इतिहास के सिलेबस में हम तो पूरा विश्व घुमाए हैं। शुरू किया था सुमेरियन से, चले गए रोमन, फिर गए अरबी साम्राज्य, फिर हम पहुंचे यायावर, फिर पश्चिम यूरोप, फिर देखा कि साउथ अमेरिका में क्या था, यूरोपियंस जब गए क्या हुआ, अफ्रीका की कहानी बताई, ऑस्ट्रेलिया की कहानी भी देखी और अब हम पहुंचे हैं एशिया के पूर्वी छोर पर। पिछले वीडियो में हमने जापान के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। और हमारा थीम क्या है कि एक इतनी पुरातन देश, वो इतनी मॉडर्न देश कैसे बनी। ये जो जर्नी था, ये जो पाथ था, इसके बारे में हम आज जानेंगे। चाइना बिल्कुल भारत की तरह एक बहुत ही पुरातन देश है। चाइनीज सिविलाइजेशन की जो सबसे पुरातन लिखित इतिहास हमारे पास आई है वो है 1250 BC से। उस वक्त भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंतिम चरण की तरफ वो जा रहा था। और चाइना में उस वक्त जो एम्परर थे, जो राजा थे, उनका नाम था वू डिंग। वो बहुत बड़े योद्धा थे, तो उनके युद्ध के बारे में कई चीज़ें बताई गई उसके बाद। चलो आगे बढ़ते हैं और हम आएंगे 5th सेंचुरी BC में, जब चाइना में एक बहुत बड़े गुरु की तरह उभरे। उनका नाम था कन्फ्यूशियस। उस वक्त भारत में भगवान बुद्ध उभरे थे, भगवान महावीर उभरे थे और चाइना में कन्फ्यूशियस। उन्होंने 4 चीज़ें सिखाई। नंबर 1, सच्चाई की पथ को कभी न छोड़ो। नंबर 2, अच्छे मूल्यों को अपनाओ। नंबर 3, व्यवहारिक समझदारी दिखाओ। और नंबर 4, जो सामाजिक रिश्ते हैं उनको अच्छी तरीके से निभाओ। उनकी ये टीचिंग्स वहाँ के लोगों को इतनी पसंद आई कि 2500 साल तक वो इन टीचिंग्स को फॉलो करते रहे। 16th-17th सेंचुरी में चाइना में जेसुइट प्रीस्ट्स आने लगे, पादरी वर्ग आने लगे पश्चिमी देशों से। ये अपने साथ लाए ईसाई धर्म, जिसका वो प्रचलन करने लगे, और साथ साथ वो विज्ञान, तकनीकी, खगोल, इन सब चीज़ों में जो नई डेवलपमेंट आई है इनके बारे में बात करने लगे। जेसुइट प्रीस्ट के पीछे पीछे आए सौदागर, ट्रेडर्स। ब्रिटेन के ट्रेडर्स आने लगे। उस वक्त ब्रिटेन के लोगों को चाय की बहुत नशा थी, वो चाहते थे खूब चाय पिए। और जो सौदागर थे वो चाह रहे थे कि हम चाय खरीदें और चाय के बदले में आप हमसे कोई चीज़ ले लो। हमारे पास बहुत सारा वस्त्र उद्योग है, व्हाई नॉट बाय आवर क्लॉथ। आप हमारे से कपड़ा लो, आप हमें चाय दो। पर चीन के सम्राट ने बोला नो, मुझे केवल मुद्रा चाहिए, गोल्ड या सिल्वर दो और चाय लो। तो क्या करते, वो सोचने लगे। उस वक्त चाइना में ओपियम बिल्कुल वर्जित था, क्योंकि चाइना के सम्राट ने कहा था हमारे देश के लोग अगर ओपियम लेंगे तो हमारा देश कहीं का नहीं रहेगा। तो ब्रिटेन के जो ट्रेडर्स थे वो चोरी छिपी ओपियम लाकर यहाँ बेचने लगे। लोगों को तो ओपियम की लत लगने लगी और इतना ज़्यादा ओपियम बेचा। और ये ओपियम कहाँ से आया, जरा सोचो इसके बारे में। आया भारत से, क्योंकि भारत तब उपनिवेश बन चुका था ब्रिटेन का। और यह भारत के फार्मर्स को बोला गया गेहूं नहीं उगाओगे, चावल नहीं उगाओगे, ओपियम उगाओ। और ये सारे ओपियम पैकेज कर करके चाइना ले जाकर वहाँ बेचा जा रहा था। तो चाइना और ब्रिटेन के बीच में ओपियम वॉर हुआ और उस वॉर में ब्रिटिश ट्रेडर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जीत हो गई। तो इस जीत के बाद उन्होंने चाइना की कुछ भूमि भी ले ली और साथ साथ वो चाइना के अभ्यंतर में जाकर, डीप इनसाइड रूरल एरियाज में जाकर ईसाई धर्म भी फैलाने लगे और व्यापार भी करने लगे। इस वक्त चाइना में कई तरह के विचारधारा उग रहे थे। एक था कि चाइनीज लोग उपनिवेश बनने से बहुत डर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये ब्रिटिश आ गए हैं, भारत को जैसे उन्होंने उपनिवेश बना दिया, कहीं हमें ना बना दे। इसलिए हमें चाइनीज आइडेंटिटी, चाइनीज वैल्यू, इस चीज़ों पे खूब जोर देना पड़ेगा ताकि हम एक गुट होकर रहे और इनका सामना कर सकें। एक दूसरा ग्रुप था, उनका कहना था कि इन ब्रिटिश ट्रेडर्स, पश्चिमी ट्रेडर्स से अगर हमें निपटना है तो हमें उनकी तरह सोचना पड़ेगा, हमें उनकी तरह जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने देश से लोगों को भेजा पश्चिम की तरफ कि वहाँ जाके देखो वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं कैसी हैं, वहाँ की आर्थिक संस्थाएं कैसी हैं, व्यापार कैसे होता है, विनिर्माण कैसे होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब जान के आओ। उस वक्त के 2 मेजर सुधारक थे। एक का नाम था कांग लिएवाई और दूसरा नाम था लियांग केचाओ। इन दोनों ने 3 चीज़ों पे बहुत जोर दी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी शिक्षा व्यवस्था, नंबर 2 आधुनिक प्रशासन और नंबर 3 एक आधुनिक सेना। पश्चिम में जो स्टूडेंट्स पश्चिम गए थे वो पश्चिम से सीख के आए। उन्होंने कई तरह के बताए कि संविधान कैसे बनता है वहाँ पे, वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं कैसी होती हैं। तो एक संवैधानिक सरकार की पहली कदम रखी गई कि लोकल असेंबलीज, स्थायी विधायिकाएं बनाई गई। 1902 में
पीकिंग में, जो आज बीजिंग कहलाता है, पीकिंग में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसमें इतने लोग पढ़ने आए और पत्रकारिता जो बड़ी, जर्नलिज्म वाज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। शाओ तोफेंग के संपादित एक वीक पत्रिका आती थी, लाइफ वीकली। इसमें विश्व भर के जो नेता, उस वक्त के जो नेता थे, उनकी सोच लिखी जाती थी, जैसे महात्मा गांधी की सोच, तुर्की के कमाल अतातुर्क का सोच। ये सब पढ़ के लोग बड़े प्रोत्साहित हो रहे थे। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, 1911 तक आते आते लोगों को लगा कि मांचू सम्राट हमें और पसंद नहीं है, तो उनका विस्थापन हो गया। डॉक्टर सुन यात सेन के नेतृत्व में एक गणतंत्र, संवैधानिक गणतंत्र नेशन का स्थापन किया गया। डॉक्टर सुन यात सेन की पार्टी का नाम था कुओमिंगटांग और नेशनल पीपल्स पार्टी। डॉक्टर सुन यात सेन ने 3 विचार रखे, जिनको एक साथ कहा गया 3 प्रिंसिपल्स या सान मिन चुई। नंबर 1 था राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हम कौन हैं? हम चाइनीज़ हैं, हमारी चाइनीज़ वैल्यूज़ हैं, हमारी एक चाइनीज़ आइडेंटिटी है। नंबर 2 था डेमोक्रेसी, कि हमारे यहाँ पे साम्राज्यवाद को हटाकर हम एक डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे। और नंबर 3 था समाजवाद या सोशलिज्म, यानी कि पूंजी का नियमन, जो कैपिटल था, जो वेल्थ था, उसका रेगुलेशन, और जो लैंड होल्डिंग्स थी, भूमि स्वामित्व, उसकी बराबरी करना। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 में एंड हुआ। चाइना ने ब्रिटेन की मदद की थी, ये सोचकर कि जब युद्ध हो जाएगा, ब्रिटेन हमारी जो ज़मीन उन्होंने कब्जा कर रखा है वो वापस कर देंगे। वो तो हुआ नहीं। तो 1919 में बहुत ज़्यादा विद्रोह फैलने लगा, लोग विरोध करने लगे और वो पूरे आंदोलन में हो गया। लग रहा था देश बिखर जाएगा। उस वक्त देश को एक साथ रखने में, एक गुट रखने के लिए 2 पार्टियां बिल्कुल उभरी। एक थी नेशनल पीपल्स पार्टी कुओमिंगतांग, जो डॉक्टर सुन यात सेन के अंडर थी, और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो माओ से तुंग के अंडर में थी। डॉक्टर सुन यात सेन की पार्टी कुओमिंगतांग ने 4 चीजों पे फोकस किया: वस्त्र, भोजन, मकान और परिवहन। तो शहर के लोगों को ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई, शहरों में उनकी अच्छी तरह से पकड़ थी। पर जो गांव के लोग थे, उनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बातें ज़्यादा अच्छी लगती थी। क्यों? इसको समझते हैं। 1925 में डॉक्टर सुन यात सेन की डेथ हो गई और उनके बाद लीडर बने जनरल चियांग काई शेक। जनरल चियांग काई शेक ने पावर लेने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं सेना को इस्तेमाल करके हर जगह पे से कम्युनिज्म को हटा दूंगा। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर काफ़ी हावी होने लगे। जगह जगह पे उन्होंने विजय प्राप्त किया और पूरे देश को सरकार के अधीन लाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर थे चेयरमैन माओ से तुंग। इनके मैंने तो आपको अभी बताया। चेयरमैन माओ से तुंग, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, चियांग काई शेक कम्युनिस्ट पार्टी को मिटाने में लगे थे, तो वो पहाड़ों में जाकर वहाँ वो सुरक्षा शिविर बना के रहने लगे। गांव-गांव में जाकर वो किसानों से, मजदूरों से संगठन बनाने लगे, उनका यूनियन बनाने लगे। उन्होंने स्त्रियों को बुलाया और कहा कि आप भी संगठन करो। उन दिनों गाँव में जो शादी ब्याह होते थे ना, उसमें पैसे का खूब लेन देन होता था। उन्होंने इस पर रोक लगा दी। तलाक कर देना, वो भी, इसको भी आसान बना दिया। तो इससे गांव के लोग उन पर काफ़ी खुश हो रहे थे। पर 1934 आते आते चियांग काई शेक ने पूरी चाइना में नाकाबंदी शुरू कर दिया कि जहां कम्युनिस्ट पार्टी का लोग मिले उसको उठा लो। तब चेयरमैन माओ ने अपने सारे लोगों के साथ 6000 मील की दूरी तय की। इसको लॉन्ग मार्च कहा गया। इस दूरी को तय करके शांगसी प्रोविंस में पहुंचे, जहां उन्होंने अपना डेरा जमाया। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और हमारा पीरियड अब होगा 1937 टू 1945। इस वक्त जापान ने चीन पर हमला किया और इनका सामना करने के लिए इस वक्त ये जो 2 मेन पार्टीज थी, कुओमिंगतांग और दूसरे तरफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों ने एक गुट होकर सामना किया। पर युद्ध के पश्चात देखा गया कि जो किसान थे, जो रूरल ग्रामीण लोग थे, ये तो बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे थे। एक तो बहुत सारे पर्यावरण इश्यूज हुई, जैसे इतने बाढ़ हुए कि सारी अच्छी भूमि धुल के निकल गई और बंजर भूमि रह गई। और नंबर 2, बड़े आदिम तकनीकी से कृषि चल रहा था, तो कृषि की पैदावार भी अच्छी नहीं हो रही थी। तो गांव के लोग बड़े ही दुखी और बड़े ही परेशान थे और वो कुओमिंगतांग को नहीं चाहते थे। इस समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंगतांग को हरा दिया और वो सत्ता में आ गई। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया गया और चेयरमैन माओ वो औपचारिक रूप से पार्टी के अध्यक्ष बने। चेयरमैन माओ की एक खासियत थी कि वो बीच बीच में ना एक नया प्रोग्राम शुरू करते थे, जिसका वो नाम, बहुत बढ़िया सा एक नाम देते थे। पहले 1953 में उन्होंने कहा, हम सबको द सोशलिस्ट मैन बनना है।
सोशलिस्ट मैन कैसे बनेगा? उसकी 5 क्वालिटीज़ होंगी। ये देखो, ये 5 क्वालिटीज़। और उनका कहना था इसी से एक सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारी देश में। 1958 आते आते उन्होंने एक नया नारा दिया, एक नया ऐलान किया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक लंबी छलांग। इसमें क्या? उन्होंने कहा कि हमें बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण करना पड़ेगा। तो गांव-गांव में, शहर-शहर में उन्होंने लोगों से कहा कि अपने आंगन में एक भट्टी लगा दो, एक ब्लास्ट फर्नेस बना लो, और आपके घर में जितने लोहे का सामान है, लोहे के बर्तन, लोहे की औजार जो भी है, उसको भट्टी में डालो और लोहा स्टील बनाकर देश को दो ताकि देश औद्योगिकरण कर सके। अब आप अपने घर के बर्तन अगर डाल दोगे भट्टी में तो खाओगे किस चीज़ में? खाना किस चीज़ में बनेगा? उसके लिए उन्होंने बनाए कम्यून। गांव का गांव एक कम्यून का हिस्सा बन जाता था और कम्यून में जो खाना बनता था सभी लोग उसे बांट के खाते थे। शहरों में भी जगह जगह पे कम्यून बना दिए गए। तो 98% ऑफ जो किसान थे वो कम्यून्स के मेंबर थे। पर यह बात सबको अच्छा नहीं लग रहा था। पार्टी के अंदर ही लोगों में कुछ डिससैटिस्फैक्शन थी। कुछ नेता थे जैसे तुंग जाओपिंग, जैसे लियू शाओची, ये कहना चाह रहे थे कि ये प्रॉपर तरीका नहीं है औद्योगिकरण का, हमें दूसरे तरीके से औद्योगिकरण करना पड़ेगा। पर चेयरमैन माओ को लग रहा था कि लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, तो उन्होंने 1965 में द ग्रेट प्रोलेटेरिएट कल्चरल रेवोल्यूशन, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का ऐलान किया और इससे उन्होंने अपने अपोज करने वालों पर हमला बोला। जो पेशेवर लोग थे, अपोज कौन कर रहे थे? ज़्यादातर पेशेवर लोग, बुद्धिजीवी लोग। उन्होंने उनसे कहा ये पेशा वेशा कोई चीज़ नहीं है, जैसे अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, उन सबको निकाल दिया। उनको कहा कि जाओ गांव चले जाओ और ग्रामीण कल्चर सीखो। तो शिक्षा व्यवस्था बहुत धीमी पड़ने लगी इसकी वजह से, और जो अपनी पार्टी के भी लोग थे उन पर भी वो काफ़ी हावी होने लगे। एक देश में ना बड़ा सस्पिशन का एक माहौल फैल गया और उस वक्त कोई भी कुछ बोलने से डरने लगा, क्योंकि बोलते तो उनको सीधा जेल में पहुंचा देते। पड़ोसी एक दूसरे के ऊपर जाकर खबर दे जाते, अच्छा वो ऐसा बोल रहे थे, उनको पकड़ के जेल में ले जाते। घर में, परिवार के अंदर रिश्तेदार भी एक दूसरे के नाम पे। तो पूरे देश में ना एक बहुत ही नेगेटिव सा एक एटमॉस्फेयर फैल गया था, एक डर का माहौल फैल गया था। इससे जो औद्योगिकरण था वो तो एकदम पीछे हो गया, आर्थिक व्यवस्था भी खराब होने लगी और सामाजिक स्थिति तो पूछो ही मत क्या हो रहा था। अब इतना बड़ा कंट्रोल चेयरमैन माओ अकेले तो नहीं रख सकते थे, तो उनके साइड में थी आर्मी, उनके साइड में थी रेड गार्ड्स और उनके साइड में थे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनकी बात को बिल्कुल विश्वास करते थे, पूरी तरह से विश्वास करते थे। 1975 में चेयरमैन माओ के डेथ के बाद द होल सिचुएशन बिगैन टू चेंज। देयर वाज अ न्यू वेव, एक नया प्रवाह शुरू हुआ। तुंग जाओपिंग वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने और उन्होंने औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, व्यापार, ट्रेड, विनिर्माण, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए 4 पिलर्स पे बहुत जोर दिया। ये देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो एक तरफ तो आर्थिक सुधार हो रहे थे, सामाजिक सुधार, औद्योगिकरण हो रहा था, पर दूसरी तरफ 1978 से देखा गया कि लोग परेशान हो रहे थे, लोग उतना खुश नहीं हो रहे थे, क्योंकि पार्टी के अंदर से ना करप्शन, भ्रष्टाचार की कहानियाँ आगे आ रही थी, लैंगिक शोषण की कहानियाँ आगे आ रही थी। लोग इससे काफ़ी परेशान हो रहे थे। छात्रों पर दुर्व्यवहार के उदाहरण आने लगे। इन द मंथ ऑफ मई 1989 चीन के पीकिंग के जियानमन स्क्वायर में एक बहुत बड़ा छात्रों का प्रदर्शन हुआ, जिसको गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती से उन पे गोलियां चलाई, उन पे टैंक चलाए और वो विद्रोह को दमन कर दिया गया। इससे विश्व भर के लोगों को लगने लगा चीन प्रगति तो कर रही है, पर इसमें खुलापन अभी तक नहीं आया है। और आज हम देख रहे हैं 21वीं सदी के चाइना को। इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं इसमें। एक तो है राजनीतिक प्रशासन, दूसरा है आर्थिक जिसमें खुले बाजार, और तीसरा है विश्व बाजार के साथ हमें जुड़ना है, ग्लोबलाइजेशन करना है, प्रतिस्पर्धा करना है हमें। इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे चीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। पर चीन के आलोचकों का कहना है कि समाजवाद पूरी तरह से हुआ है क्या, क्योंकि समाज में जो श्रेणियां हैं, स्त्री पुरुष, जो विभिन्न आर्थिक स्तरों पे जो हैं, इनके बीच का डिफरेंस तो बढ़ता ही जा रहा है। और नंबर 2, इतनी तीव्र गति से जो वैश्वीकरण हुआ है, इससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी तो आए हैं। वैश्वीकरण से पोल्यूशन बढ़ा है, शहरों में स्लम्स बढ़े हैं, साथ साथ लोगों में आर्थिक जो गैप्स हैं ये भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चीन के बारे में लोग अभी भी कहते हैं। आप तो जानते ही हो 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, जब चाइना ने शोकेस किया कि हमारा देश कितना अग्रसर हो चुका है। ये कुछ तस्वीरें हैं उसकी, इसको देखो।
तो माय फ्रेंड्स, ये तो था आपकी चाइना की कहानी। वीडियो 1 में हमने जापान देखा था, वीडियो 2 में हमने चाइना देखा है, और थर्ड वीडियो में हम देखेंगे ताइवान और कोरिया। ये रहा आपका सारांश। हिस्ट्री को आप कहानी की तरह देखो तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग इट। आप जो वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर पढ़ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अपने शब्दों में आंसर लिखना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे पक्का। आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि हम इस पर डेली एक अच्छा मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें तो कितना अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश